महान कुर्ज की फुटबॉल गेंदें। यह एक इटालियन कहानी है। इसे लिखा है मिशेल मारी ने और अंग्रेजी से हिंदी में रूपांतरित किया है अनुरोध यादव ने। यह अमेरिका की साप्ताहिक पत्रिका द न्यू यॉर्कर के 22 मई 2023 के अंक में द सॉकर बॉल्स ऑफ मिस्टर कुर्ज नाम से प्रकाशित हो चुकी है। तो चलिए अब सुनिए कहानी। क्वार्टो डी मील के बोर्डिंग स्कूल के दुख भरे जीवन में ब्रैगोजी के लिए केवल एक सुखद चीज थी फुटबॉल मैच। लेकिन उसमें भी एक बाधा थी जिसका एहसास उसे पहले ही मैच के दौरान हो गया। उसने देखा कि पुराने मजे हुए खिलाड़ियों की रफ्तार भी गेंद पाते ही कम होने लगती, उनकी मांसपेशियां जैसे किसी दैवीय शक्ति के प्रकोप के असर से अकड़ने लग जाती, उनकी आक्रामकता क्षीण होने लगती और वे इतना स्लोली किक मारते कि गोलकीपर गेंद को बड़ी आसानी से लपक लेता। दूसरे दिन भी वह मन मसोस कर खेलता रहा, लेकिन तीसरे दिन मौका मिलते ही उसने एक जोरदार किक लगाई और गेंद स्कूल के मैदान की चारदीवारी के बहुत ऊपर चली गई। यह देखकर सबकी सांसें टगी की टगी रह गई और सारे बच्चे एक साथ अपना माथा पीटकर चिल्ला उठे, ओ! वैसे गेंद वापस स्कूल के मैदान में ही आकर गिरी। फिर भी बच्चे खुश होने की बजाय ब्रैगोजी को बुरी तरह से झिड़कने लगे। तो जब वह पाल्टोनियरी के साथ स्नैक्स लेने अंदर गया तो उससे रहा न गया और वह उससे पूछ ही बैठा, आखिर मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि सभी लोग मेरे ऊपर चिल्लाने लगे। तब पाल्टोनियरी ने उसे बताया कि स्कूल चारदीवारी के उस पार कुर्ज नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता है। वैसे हम में से किसी ने उसे देखा नहीं है, लेकिन वह इस बोर्डिंग स्कूल के बच्चों से इतनी नफरत करता है कि जो भी गेंद स्कूल की चारदीवारी के उस पार चली जाती है वह उसे उठाकर अपने पास रख लेता है और कभी वापस नहीं करता है। यह तो खैर मनाओ कि गेंद वापस आ गई, वरना उसे पाने का कोई चारा न था। शुरू में एक बार स्कूल की कोई मैडम गई थी गेंद मांगने उसके पास। जब वह उससे गेंद वापस देने के लिए बोली तो उसने साफ साफ मना कर दिया। स्कूल की मैडम नकचिड़ी होती ही है। वह बैरंग लौटकर आ गई और बच्चों के ऊपर ही बिफर पड़ी। मुझे यह बात एक दिन मार्शिवोलिनी ने बताई थी। अगर बच्चे खुद मिस्टर कुर्ज के यहाँ जाते और उससे गेंद वापस करने के लिए कहते तो शायद बात बन भी जाती। मिस्टर कुर्ज उन्हें गेंद देने से एकदम से मना कर देता या पहले डांटता फटकारता और अंत में सारी गेंदें जो उसने काफी दिनों से बटोर कर रखी हुई थी उन्हें लौटा दिया होता। लेकिन ऐसा कुछ न हो सका क्योंकि बच्चों को स्कूल के बाहर जाने की सख्त मनाही थी और स्कूल की किसी मैडम को क्या गरज पड़ी थी कि वह बच्चों की गेंद के लिए किसी बूढ़े के पास जाकर गिड़गिड़ाए और मिन्नतें करे। वैसे मैडम लोगों की अपनी भी एक मर्यादा है। वे क्यों किसी बूढ़े बूढ़े के मुंह लगने जाएं और बिलावजा जलील हो। दूसरी बात, एक तरह से उनको बच्चे ही गलत लगते थे और मिस्टर कुर्ज सही। फिर तो कोई कभी नहीं गया उसके पास गेंद मांगने। इसलिए मिस्टर कुर्ज अपनी मनमानी करने के लिए स्वतंत्र है। जो भी गेंद चारदीवारी के उस पार चली जाती है मानो उसकी हो जाती है। इसलिए हम बहुत संभल कर खेलते हैं। स्कूल में अगर ढेर सारी गेंदें होती तो शायद परेशान होने की कोई बात न थी। एक खो जाती तो बच्चे दूसरी ले लेते, लेकिन ऐसा है नहीं। इतनी इफरात गेंदें भी नहीं है और खो जाने पर आसानी से दूसरी गेंद मिल भी नहीं पाती है कि खेल बिना रुके चलता रह सके। वैसे किसी बच्चे में इतनी हिम्मत कहाँ कि गेंद खो जाने पर जाकर मैडम से कहे कि मैडम गेंद गुम हो गई, अब हमें एक दूसरी गेंद चाहिए, क्योंकि वह तो गेंद देने दिलाने की बजाय दुनिया भर की बातें सुनाने लगती है। कितना तो मना किया जाता है, लेकिन जब मानो तब न। गई एक और गेंद और जोर की किक मारो जाकर। अब मुंह लटकाए यहाँ क्यों आए हो। स्कूल की गेंद खो जाने के बावजूद अगर बच्चे आगे खेलना चाहे तो उनके पास बस एक ही रास्ता होता है,
कि वे अपने घर से गेंद लाकर खेले। ऐसे में घर से भारी भरकम सूटकेस लेकर आने वाले न्यू एडमिशन पाए बच्चों की ओर लड़के बड़ी आशा भरी निगाहों से देखते थे कि हो न हो वह अपने साथ फुटबॉल की गेंद लेकर आया हो। वे सब उसकी इतनी मस्का पालिश करने लगते कि वह न्यू कमर भी सोचने लग जाता कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। अगर वह गेंद लाया भी रहता तो उसे छिपा कर रख देता। तब लड़के उसे बहुत से प्रलोभन देकर उसकी गेंद लेना चाहते, तरह तरह से उसकी खुशामद करते, लेकिन कोई भी बच्चा हो वह अपने खेल का सामान दूसरे को इतनी आसानी से नहीं देता है। लड़कों की हरकतें देखकर वह न्यू कमर अपनी गेंद की रखवाली बड़ी मुस्तैदी से करने लगता। लड़कों को तो किसी न किसी तरीके से गेंद चाहिए होती। सीधी उंगली घी निकलते न देख वे उंगली टेढ़ी करने पर उतर आते। वे उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता। तब कोई मैडम दौड़ती हुई वहां आ जाती। कुछ समझे? अगर गेंद देने के लिए हम उसे किसी तरह राजी भी कर ले जाते तो उसे गेंद के बदले ढेर सारा गिफ्ट कार्ड्स और कॉमिक्स देने के साथ यह वादा भी करना पड़ता कि उसे अपने साथ हम खेलने देंगे, जबकि हमें यह अच्छी तरह से पता होता है कि अभी वह इतना बच्चा है कि उसे फुटबॉल के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इससे क्या, काम पड़ने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है। कुछ समझे कि नहीं? खैर, जब किसी तरह से गेंद हमारे हाथ में आ जाती है तो मैच फिर से शुरू हो जाता है, लेकिन जल्दी ही कोई बेवकूफ जोर की किक लगाकर गेंद को बाउंड्री वॉल के उस पार पहुंचा देता है और हमारे सारे किएधरे पर पानी फिर जाता है। हमारे गार्जियन जब कभी हमसे मिलने के लिए आते हैं और हमें घुमाने के लिए जिनेवा भी लेकर जाते हैं तो भी हम गेंद नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि उस दिन संडे होता है और संडे को तो सारी दुकानें बंद रहती हैं। समझे बुद्धू? आज किक लगाकर तूने जिस गेंद को बाउंड्री वॉल के ऊपर आसमान में भेजा था वह रेंडजो की थी। उसने अपने पापा से 1 महीने पहले कहा था कि जब वे उससे मिलने आए तो उसके लिए कुछ लाएं, चाहे नहीं पर एक गेंद जरूर लेकर आए, जबकि उसके पापा उससे मिलने साल में सिर्फ 2 मर्तबा आ पाते हैं। कुछ समझे? अब तक ब्रैगोजी की समझ में कुछ कुछ आ चुका था। उसकी समझ में यह बात भी आ चुकी थी कि उसके स्कूल की 2 टीमों के बीच जो फुटबॉल मैच होता है वह सिर्फ नाम के लिए होता है, जबकि असली खेल उनके और अपने अहाते में चुपचाप बैठे उस खूंसट बुढ़े के बीच हो रहा होता है, जो बाउंड्री वॉल के उस पार हमेशा कोई न कोई गेंद आने का इंतजार करता रहता है। ब्रैगोजी के लिए संतोष की बात यह थी कि अब वह विनीज की टीम में स्थायी रूप से खेलने के लिए चुन लिया गया था। सैनियोसी सर ने सारे बच्चों को 2 ग्रुप में बांट दिया। एक ग्रुप ऐसे बच्चों के बना दिए जो कुछ कुछ चैंपियन टाइप के थे और दूसरा ग्रुप ऐसे बच्चों के बनाए जो कुछ स्लो किक मारा करते थे, यानी कम आक्रामक थे। उनके हुनर के ही अनुरूप क्रमशः उन्हें नाम दे दिया गया, चैंप्स और विनीज। इसके बाद उन्होंने एक और प्लान बनाई कि चैंप्स अपना गोल पोस्ट उस दीवार को मानेंगे जो कुर्ज के अहाते की तरफ है और विनीज अपने गोल हॉस्टल वाली दीवार की ओर करेंगे। और इसके साथ उन्होंने यह भी नियम बना दिया कि टीमें कभी भी अपना साइड नहीं बदलेंगी, यानी चैंप्स हमेशा अपना गोल कुर्ज की तरफ वाली दीवार की ओर ही करते रहेंगे और विनीज हॉस्टल वाली दीवार की ओर। ऐसा करने के पीछे सैनियोसी सर की सोच यह थी कि गेंद गुम हो जाने के डर से चैंप्स उतनी आक्रामकता से किक नहीं मारेंगे और गेंद कभी कुर्ज के अहाते में जाएगी ही नहीं, जिससे मैच बगैर रुके हमेशा चलता रहेगा। इससे मैच में एकरूपता तो आएगी ही आएगी और लगे हाथ कुर्ज की समस्या भी खत्म हो जाएगी। महीनों तक इसी हिसाब से सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। लगा सैनियोसी सर की प्लान वाकई काम कर गई। बहुत दिनों से कोई भी गेंद कुर्ज की शिकार नहीं बनी। अब गेंद खो जाने से कभी मैच भी बंद नहीं होता था, इसलिए बच्चे बहुत खुश थे। लेकिन एक सिरफिरे की वजह से सब कुछ फिर गड़बड़ हो गया।
हुआ यूं कि गेंद गुम हो जाने की वजह से कुछ दिनों तक मैच एकदम ठप हो गया। बच्चे मन मारे यहाँ वहाँ पड़े बोर हो रहे थे। उसी दौरान एक संडे के दिन टैबिडिनी के पापा आए और उसे घुमाने के लिए जिनेवा ले गए। रास्ते भर जाते समय वह बहुत खुश था कि वह शहर में खूब घूमे फिरेगा और वहाँ बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होंगी। वह कहीं से एक अच्छी सी गेंद खरीद लेगा, लेकिन शहर पहुंचकर जब वह देखा कि दुकानों के शटर डाउन है तो उसका मुंह एकदम से लटक गया। उसे उदास देखकर उसके पापा ने पूछा, कहो क्या बात है, क्यों तुम्हारा मुंह लटा हुआ है? फिर जो कुछ टैबिडिनी ने कहा उसे सुनकर वे ठठाकर हंस पड़े। कुछ देर यूं ही हंसते रहे और फिर उसका हाथ पकड़कर बिना कुछ बोले बाले नजदीक के एक पार्क में लेकर चले गए, जहां कई एक झुंड में बच्चे फुटबॉल मैच खेल रहे थे। बोलो इनमें से कौन सी लोगे? उन्होंने पार्क के चारों ओर अपना हाथ घुमाते हुए टैबिडिनी से पूछा। उन्होंने जो पूछा वह उसकी समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया, लेकिन कुछ देर बाद वह थूक निगलकर संदेहास्पद भाषा में बोला, इनमें से आपका कौन सी का क्या मतलब है? जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ उतना बताओ कि यहाँ जो भी गेंदें हैं उनमें से कोई न कोई तो तुम्हें पसंद होगी ही कि नहीं? टैबिडिनी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहाँ बच्चे जिन गेंदों से खेल रहे थे उनमें से एक भी ढंग की नहीं थी। किसी में हवा कम थी, कोई बेडील डॉल की थी, कोई बहुत चटक रंग की तो कोई एकदम फीकी सी। फिर भी बच्चे उनसे खेलते हुए बहुत खुश लग रहे थे। टैबिडिनी अपनी जगह खड़े खड़े उन्हें अन्नासा देख रहा था। तभी उसकी नजर फव्वारे के उस पार जाकर कुछ देर के लिए अटक गई। वहाँ सचमुच फुटबॉल का कोई फाइनल मैच हो रहा था। उनकी गेंद गजब की थी, एकदम गोल, उसमें हवा भी ठसाठस एकदम टाइट थी। वह अपने आप आसमान में उड़ती चली जाती थी जैसे कि उसके पंख लगे हों। वहां से बाईं तरफ टैबिडिनी ने देखा कि मैदान में जहां एक भी घास नहीं थी और जहां धूल का अंबार लगा हुआ था, वहां लंबे दुबले पतले 6 युवक एक गेंद को यूं ही उछाल रहे थे। उनके पैरों में लोफर के जूते थे। उन्होंने घुटनों तक मोजे पहन रखे थे। उनके चलने पर उनके पैरों के जमीन पर घिसटने की आवाज आती थी। वे सभी धूल से सने थे और उनकी गेंद भी। टैबिडिनी कुछ पल उधर ही नजर गड़ाए रहा ताकि गेंद धूल की बवंडर से बाहर निकले और वह उसे साफ साफ देख सके, लेकिन जब उसे गेंद दिखी तो वह निराश हो गया, क्योंकि वह एक पुराने जमाने की चमड़े की गेंद थी जिसे स्टिच करके बनाया गया था। ऐसी गेंदें कब की चलन से बाहर हो चुकी थी। इनकी गेंद इन्हें मुबारक, अपने मन में कहता हुआ टैबिडिनी वहां से चल पड़ा। फील्ड में थोड़ी दूर पर दूसरी तरफ एक दूसरा ग्रुप फुटबॉल खेल रहा था। उसने अपने पापा से उनके पास जाने की परमिशन मांगी। वह वहां जाकर देखता क्या है कि कई एक पिता और उनकी पुत्रियां फुटबॉल खेल रहे हैं और उनकी गेंद बहुत हल्की फुल्की है, जैसे कि चिड़ियों के पंख से बनाई गई हो। टैबिडिनी निराश होकर वहां से भी अपने पापा के पास लौट आया। हाँ तो बताओ क्या सोचा तुमने? उसके पापा ने पूछा। टैबिडिनी अपनी चॉइस बताने ही जा रहा था कि वहां तत्काल पहुंची 4 कारों ने उसका ध्यान भंग कर दिया। उसके बाद 2 और कारें वहां आ पहुंची। उनमें से 20 से 22 साल के नवयुवक बाहर निकले। वे सब ब्रांडेड ट्रैक सूट पहन रखे थे और उन सबके पास जिम बैग और डफल बैग थे। कार से नीचे उतरते ही उनमें से एक अपने पैरों के पीछे उभर आई नसों को सहलाने लगा। फिर उसने अपना डफल बैग खोलकर उसमें से एक प्लास्टिक बैग बाहर निकाला, जिसमें से एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई फुटबॉल गेंद निकालकर नीचे जमीन पर रख दी। वह गेंद एकदम टाइट और गोल थी। वैसी गेंद टैबिडिनी ने अभी तक के अपने जीवन में नहीं देखी थी। वह इतना उत्साहित हो गया कि वह अपने पापा के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और उस युवक की तरफ दौड़ पड़ा।
वह नवयुवक अपना बैग बंद करने लगा था कि टैबिडिनी उसके पास पहुंच गया और कुछ बोलने ही जा रहा था कि ठहर गया। उसने देखा कि गेंद पर लिखा हुआ था वर्ल्ड कप। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गई। उसने उसके नीचे पढ़ा ऑफिशियल सॉकर बॉल, पेटेंटेड लाइसेंस्ड, और उसके नीचे थी सिग्नेचर जॉर्ज बेस्ट। जॉर्ज बेस्ट अपने जमाने के महानतम फुटबॉल खिलाड़ी थे। यह सब देखकर टैबिडिनी की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने अपने स्कूल में एक बार ऐसी ही एक फुटबॉल गेंद देखी थी जिस पर टोटोनो जूलियानो की सिग्नेचर थी। टैबिडिनी महान इटालियन फुटबॉल खिलाड़ी अंटोनियो जूलियानो के नाम का गलत उच्चारण करते हुए टोटोनो जूलियानो कहता है। उस गेंद पर अंटोनियो जूलियानो की तस्वीर भी थी। उसे नेपल्स से पेशेवर इटालियन फुटबॉलर विंसेंजो फियोरिलो ने लाया था। दुर्भाग्यवश वह एक दिन कुर्श के हाथ लग गई। लेकिन इस गेंद की तो बात ही कुछ और है। टैबिडिनी कुछ कह पाता कि उसके पहले ही उस नवयुवक ने अपने साथियों को आवाज लगाकर गेंद उनकी तरफ उछाल दी। तब वह निराश होकर अपने पापा के पास वापस आ गया, जो अपनी जगह पर ही इधर उधर टहलने लगे थे। मिस्टर टैबिडिनी अपने बेटे का मिजाज पढ़कर उसकी मंशा अच्छी तरह समझ गए, इसलिए बगैर एक शब्द कहे वे उसे वहीं छोड़कर धीरे धीरे उन नवयुवकों की तरफ चल पड़े और फील्ड के गेट तक जाते जाते वे उनके पास पहुंच गए। टैबिडिनी अपनी जगह खड़े खड़े देख रहा था कि उसके पापा उन्हें रोककर बात करने लगे। वे एक ओर खड़े थे और नवयुवक उनके सामने अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े थे। उन्होंने अपने अपने बैग नीचे जमीन पर रख दिए थे। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने गेंद उसके पापा के हाथ में दे दी। यह देखकर टैबिडिनी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसे लगा कि जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। उसके पापा गेंद अपने हाथों में लेकर बड़े गर्व से वापस आ रहे थे, जैसे कि उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। बोर्डिंग स्कूल में उस रात सारे बच्चों ने टैबिडिनी का एक हीरो की तरह स्वागत किया, जैसे कि वह कोई जंग जीतकर लौटा हो। उसके बाद सबने बारी बारी से गेंद को अपने हाथों से छूकर देखा। रात भर बिस्तर में सबके दिलो दिमाग पर जॉर्ज बेस्ट कुछ इस कदर छाए रहे कि किसी ने एक पल भी कुर्श के बारे में नहीं सोचा। लेकिन ब्रैगोजी बड़ा दुखी था क्योंकि वह गेंद को स्पर्श नहीं कर पाया था। अगले दिन मैच शुरू हुआ और कुछ देर बहुत अच्छे से चला भी। सभी बच्चे बड़े खुश थे। कुछ देर बाद चैंप्स टीम के किसी खिलाड़ी ने गेंद को ऊपर उठा दिया। काफी ऊपर जाकर वह सीधे नीचे की ओर आ रही थी कि तभी न जाने कहां से फील्ड में लैमोशिया प्रकट हो गया। ब्रैगोजी ने देखा कि उसकी नजर गेंद पर जम चुकी है, किंतु वह उसे मना कर पाता कि उसके पहले ही उसने वोली शॉट लगाकर गेंद को बाउंड्री वॉल के उस पार कुर्श के अहाते में पहुंचा चुका था। इस नुकसान के लिए लैमोशिया को किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब तक इतना नुकसान हो चुका था कि नुकसान सहने की सबकी आदत बन चुकी थी। लेकिन उसकी वजह से लैमोशिया इतना शर्मिंदा हुआ कि उस दिन से फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा और न ही आइंदा कभी फुटबॉल खेलने की इच्छा व्यक्त की। वह फील्ड के बिल्कुल किनारे चुपचाप बैठा रहता, जैसे कोई पेंशनर खाली बैठे बैठे धूप सेंक रहा हो। जब कभी गेंद बाई चांस उसके पास चली भी जाती तो वह उसे हाथों से उठा लेता, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसे किक लगा दे। हाथ से उठाकर वह वहीं से गेंद फेंकता भी नहीं, बल्कि अपने सीने से लगाए वह फील्ड के मध्य में जाकर उसे धीरे से रख देता था। तब से 6 महीने गुजर गए। इस दौरान दर्जन भर और गेंदें कुर्श की भेंट चढ़ गई। गेंद गुम होकर बच्चों के दिल दुखा जाती थी। आए दिन गेंद गुम होती रहती। इससे बचने का एक नायाब किंतु हास्यास्पद तरीका उन्होंने निकाला। गेंद को वे किसी बड़े चिथड़े से लपेट देते, जो गेंद के साथ एक लंबी पूंछ की तरह लटकता रहता था। इससे हुआ यह कि गेंद की स्पीड में ब्रेक लग गया और वह दूर नहीं जा पाती थी।
किंतु चिथड़ा लपेट देने से गेंद अब गेंद नहीं बल्कि गेंद का नमूना भर रह जाती थी। इस तरीके से खेलने से फायदा यह हुआ कि वे एक ही गेंद से करीब 4 महीने खेलते रहे। फिर एक दिन ब्रैगोजी को न जाने क्या सूझा कि वह फील्ड के मध्य में जाकर खड़ा हो गया और जब गेंद उसके पास आई तो उसने उसे हाथों से पकड़ लिया। अगर वह कोई लीडर होता तो कुछ इस तरह से भाषण देना शुरू करता, मेरे साथियों और अजीज मित्रों, एक चिथड़े के पीछे पीछे 4 महीने से तुम सब भाग रहे हो। उसके ऊपर अपनी नजरें इस कदर टिकाए हुए रहते हो जैसे कि आईने में अपना चेहरा देख रहे हो। जरा 1 मिनट रुककर विचार करो कि हम क्या है और क्या बन गए हैं। कंबरस, फोगली, मोरा, पास्कुट्टी, बॉबी शार्लिन, चाइनेशिन्हो, डेल सोल जैसे महानतम फुटबॉल खिलाड़ी यहीं पर खेलकर इतने महान बने। भला बताओ वे हमें देखकर क्या सोचते होंगे। अगर अब भी हमारे अंदर शर्म नाम की कोई चीज बची है और कुछ करने से हम हिचकिचा रहे हैं तो इस तरह के अपमान पर हमें डूब मरना चाहिए। लेकिन वह तो बच्चा था, उसके पास न इस तरह के शब्द थे और न ही वह इस तरह भाषण ही दे सकता था। वह गेंद अपने हाथों में लिए फील्ड में चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बोल रही थी। उसकी भावनाओं को सबने पढ़ लिया और सबके खून खौल उठे। हमारी इतनी सारी गेंदें कहाँ गईं, हमें उनका पता करना चाहिए। सबने एक स्वर से कहा, अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। किंतु कुछ करने के लिए पहली लड़ाई उन्हें अपने स्कूल के अंदर ही लड़नी थी, वार्डेन मैम से। फिर दूसरी बात दुविधा इसकी भी थी कि चारदीवारी के उस पार जाने पर कुछ हाथ आएगा भी या नहीं। लेकिन निर्णय को सबने एक मिशन के तौर पर लिया। दुविधा युक्त ऐसी व्याकुलता के क्षण में हर एक बच्चा अपने आप को पेश करके देखने लगा कि वह मिशन को पूरा कर पाएगा या नहीं। तब अंत में सबकी एक राय से मिशन को कामयाब बनाने की जिम्मेवारी ब्रैगोजी के सुपुर्द की गई। उसकी मदद के लिए 2 और लोगों की जरूरत थी जिनके नाम लॉटरी सिस्टम से तय किए गए। इस तरह यह तय हुआ कि टैबिडिनी और सेयरोनी को उसके साथ जाना पड़ेगा। रात में 2 बजे ब्रैगोजी प्लान के मुताबिक अपने बिस्तर से बाहर निकला। वह धीरे धीरे चलता हुआ वार्डेन मैम के कमरे तक पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। मैम हड़बड़ाकर दरवाजा खोलकर बाहर निकली। उनका चेहरा अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ था और बाल जैसे तैसे अस्तव्यस्त बिखरे थे। उनको देखते ही वह चिल्लाकर बोला, मैम जल्दी चलिए, टैबिडिनी की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई है। मैम ने शाल भी नहीं ओढ़ी और जैसे तैसे दरवाजा खुला छोड़कर टैबिडिनी के रूम की तरफ भागी। मौका पाकर ब्रैगोजी उनके कमरे में घुसकर सारी चीजें उलट-पलट कर चाबियां ढूंढने लगा, जिसे वह पागलों की तरह ढूंढ रहा था। जल्दी ही चाबियों का वह गुच्छा उसके हाथ लग गया। उसे बाथरूम में एक जगह छिपाकर वह जल्दी से हॉस्टल की ओर गया ताकि टैबिडिनी को बता सके कि काम सफल हो गया। तकरीबन 1 घंटे बाद जब फिर से चारों तरफ शांति पसर गई तो ब्रैगोजी और सेयरोनी कपड़े पहनकर चोरों की तरह धीरे धीरे बाथरूम की ओर चले। चाबियों का गुच्छा हाथ में लिए वे बोर्डिंग स्कूल के जैसे मालिक हो गए थे। सबसे पहले उन्होंने वॉचमैन का दरवाजा खोला और वहां से एक टार्च तथा कई प्रकार के स्क्रूड्राइवर लिए। उसके बाद 2 और गेट खोलकर वे फील्ड में दाखिल हो गए। तब उन्हें लगा जैसे कुर्ज ने उन्हें देख लिया हो, लेकिन यह तो उनका सिर्फ वहम था। वहां से और आगे जाकर उन्होंने स्कूल के माली के कमरे का दरवाजा खोला। वहां से उन्होंने एक लंबी सीढ़ी ली। सीढ़ी लगाकर ब्रैगोजी चारदीवारी के ऊपर चढ़ गया। अब उसी सीढ़ी के सहारे ही उसे कुर्ज के अहाते में उतरना था। नीचे से सेयरोनी ने सीढ़ी को उठाया और ब्रैगोजी उसे ऊपर खींचकर दीवार के उस तरफ लगा दिया। फिर वह धीरे से नीचे उतर गया। कुर्ज के अहाते में अंधेरा था।
ड्रैगोंजी सीढ़ी से नीचे उतरा तो साफ साफ दिख नहीं रहा था, इसलिए वह कुछ देर वहीं चुपचाप खड़ा रहा। फर्श भी कच्चा ही था। वहां पर जहां-तहां घासें उगी हुई थी। पूरी तरह स्थिर हो जाने पर उसने टार्च जलाई। अहाता छोटा था, काफी छोटा। स्कूल की फील्ड के सामने तो वह कुछ भी नहीं था। ऐसी जगह पर आकर उनकी गेंदें गिरती हैं, यह सोचकर उसे बड़ा तरस आया। उसके सामने एक छोटा सा घर था, किंतु 2 मंजिला था। उसकी खिड़कियां और दरवाजे बंद थे। यही कुर्ज का घर था। अहाता सिर्फ 2 ही तरफ से दीवारों से घिरा हुआ था। उसके बाईं ओर एक चमकीला ढांचा दिख रहा था। पास जाकर देखा तो पता चला कि वह शीशे का बना हुआ था। उसने सोचा कि वह कुर्ज का ग्रीन हाउस है। अंदर देखने के लिए जब उसने टार्च जलाई तो रिफ्लेक्शन की वजह से कुछ नहीं दिखा। तब उसने अपने आप से कहा कि यह सीढ़ी छिपाने की अच्छी जगह है। ग्रीन हाउस का दरवाजा केवल उठगाया हुआ था। ड्रैगोंजी ने उसको पूरा खोला और सीढ़ी को खींचकर उसके अंदर डाल दिया। अब वह टार्च जलाकर देखने लगा कि ग्रीन हाउस के अंदर क्या कुछ है, तो उसने जो कुछ देखा उससे हैरान रह गया। वहां तो बड़े बड़े 3 शेल्फ बनाए गए थे। जब वह उनके करीब गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। शेल्फों के ऊपर करीने से सजाकर सुंदर सुंदर आलीशान डिजाइन वाले अनगिनत गमले रखे हुए थे और उनके ही अंदर फुटबॉल की गेंदें कुछ इस तरह से रखी हुई थी कि उनका भव्य और शानदार लुक बिल्कुल सामने हो। ड्रैगोंजी पहले शेल्फ के पहले गमले पर टार्च की रोशनी मारकर देखा। बहुत पुरानी गेंद थी वह। वक्त के थपेड़ों ने उसे बदरंग बना दिया था। उस पर लिखा था 8 मई 1933। वह हैरान रह गया। फिर दूसरे को देखा, 13 नवंबर 1933। इसी तरह वह आगे बढ़ता और देखता जा रहा था। 4 फरवरी 1934, 28 अप्रैल 1934, 16 मई 1934, 2 जून 1934, 18 जून 1934, 3 अगस्त 1934, 3 सितंबर 1934 और फिर 8 गेंदे 1935 में, 6 गेंदे 1936 में, 10 गेंदे 1937 में, 7 गेंदे 1938 में, 5 गेंदे 1939 में। इसके बाद 1940 से लेकर 1945 के बीच एक भी गेंद नहीं। फिर 1946 में 12 गेंदे और 1947 में 16 गेंदे। ड्रैगोंजी की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था कि क्या यह संभव है, क्योंकि गेंदें अभी और भी थी। उनका सिलसिला जारी था। 21 जुलाई 1956, 7 मार्च 1960, 11 अगस्त 1961, यही नहीं अभी आगे गेंदे 1963, 1964, 1965 और 1966 में भी उपलब्ध थी। फिर एक तारीख ने तो उसे एकदम से हैरान करके रख दिया। 4 मार्च 1967, यही वह तारीख थी जब उसकी गेंद गुम हुई थी। उसकी लालकाली प्यारी सी गेंद। एक बार तो उसे लेने के लिए उसके हाथ बढ़ गए, लेकिन तुरंत उसने उन्हें वापस खींच लिया और ठीक उसी के बाद वाले गमले में रखी हुई थी जॉर्ज बेस्ट के सिग्नेचर वाली गेंद, जो टार्च की रोशनी में अभी भी बिल्कुल नई सी चमक रही थी। उसके बाद कुछ और गेंदें उस तारीख तक थी जब उन्होंने गेंद को चिथड़े से लपेटना शुरू कर दिया था। तब से आज तक की एक भी गेंद नहीं, क्योंकि उस तारीख से उनकी कोई गेंद गायब हुई ही नहीं। ओ, इतनी ढेर सारी फुटबॉल की गेंदें! ड्रैगोंजी के मुंह से बरबस आह निकल गई। उसके आगे के दृश्य को देखकर वह कांप गया। उसने जो देखा उस पर उसे अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। शेल्फ के ऊपर खाली खाली गमलों की एक पूरी लाइन लगी हुई थी। भविष्य में आने वाली गेंदों को रखने के लिए पहले से ही बाकायदा खाली स्थान बनाकर रखे गए थे।
यह सब देखकर ब्रैगोजी का सिर चकरा रहा था। उसका मन हो रहा था कि वह अपने ही हाथों अपनी छाती पीट ले। उसके जैसे बच्चों को सिर्फ परेशान करने के लिए, सताने के लिए इतनी मेहनत, इतनी तैयारी। बाप रे! वह सोचने लगा कि इन खाली पड़े गमलों की शोभा बढ़ाने वाली गेंदें अभी न जाने किस स्टोर रूम या किस दुकान के शोकेस में सजा कर रखी होंगी, जहां से निकलकर वे फील्ड में उतरेंगी और चारदीवारी के ऊपर जाकर पके हुए फल की तरह इन गमलों में किसी न किसी दिन चू पड़ेंगी। बच्चे गेंद के ऊपर चिथड़ा लपेटकर कब तक खेलेंगे? एक दिन वे उब जाएंगे और पहले की तरह सामान्य तरीके से खेलने लगेंगे और कुर्ज की फीकी पड़ी भाग्य फिर से चमक उठेगी। इस दौरान उसे कोई गेंद नहीं मिल रही है तो क्या वह चैन से बैठा होगा? वह भी बेसब्री से गेंद आने का इंतजार ही कर रहा होगा। इसके बाद ब्रैगोजी वापस आने लगा। पहली गेंद के पास पहुंचकर रुक गया और सोचने लगा कि इस गेंद से जो लोग भी खेले होंगे अब वे उसके पापा की उम्र के हो चुके होंगे। फिर वह सोचने लगा कि जिन गेंदों से बच्चे खेलते हैं उनके गुम होने के अनगिनत तरीके हैं। कोई गहरे पानी में गिर जाती है, कोई किसी छत पर जाकर अटक जाती है, कोई किसी दीवार के पार जाकर अदृश्य हो जाती है, कोई अधिक गर्मी से पिघलकर खराब हो जाती है, तो कोई फट कर बेकार हो जाती है, कोई तो कहाँ गायब हुई पता ही नहीं चल पाता है। मगर बच्चों से यदि कोई पूछे कि उनकी गेंदें गायब होकर जाती कहाँ हैं, तो वे सिर्फ कंधे उचका देंगे क्योंकि उन्हें इसका अंदाजा ही नहीं रहता कि उनकी गेंदें गई कहाँ। भोर की आहट से अंधेरा छंटने लगा था। ब्रैगोजी ने सीढ़ी निकाली और उसे लाकर दीवार पर टिका दिया। जैसे ही वह अपना एक पांव सीढ़ी के पहले डंडे पर रखने के लिए उठाया कि वह पीछे मुड़कर एक बार देखने लगा कि उसकी नजर अहाते के बीचों बीच रखी किसी चीज पर पड़ गई जो रात के अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ी थी। जब वह नजदीक जाकर देखा तो वह लकड़ी की एक कुर्सी थी जिसके बैठने की जगह को सुतरी के बाद से बीना गया था। कुर्सी का रुख बोर्डिंग स्कूल की तरफ था। उसे देखकर ब्रैगोजी को अंदाजा लगाते देर नहीं लगी कि उसी पर बैठकर मिस्टर कुर्ज अपने पाले में गेंदों के आने का इंतजार करता है। कितना धैर्य रखता होगा वह। प्रतिदिन सुबह से शाम तक एक जगह बैठकर चुपचाप नजर गड़ाए एक ही चीज का इंतजार करते रहना कितना बोरिंग काम है। फिर भी कितने साल गुजर गए वह शख्स उस पर जमा हुआ है। कभी कभी तो दिन क्या, हफ्ते और महीने तक वह गेंद नहीं पाता होगा तो वह कितना दुखी होता होगा। दृढ़ निश्चय के प्रति यह समर्पण की इंतहा है। अब ब्रैगोजी के बर्दाश्त करने के बूते के बाहर की बात हो रही थी। अब वहां से वह बिना एक पल गवाए चल पड़ा। सीढ़ी से चढ़कर जब वह दीवार के ऊपर पहुंचा तो देखा कि नीचे सेरोनी सोया पड़ा था। वह आवाज लगाकर उसे बुला तो सकता नहीं था, इसलिए अपना एक जूता उसके ऊपर गिराकर जगाया और उसकी मदद से सीढ़ी को स्कूल की तरफ दीवार के सहारे लगाकर उतर लिया। इसके बाद धीरे से जाकर दोनों चुपचाप अपने बिस्तरों में सो गए और रात की घटना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया।